हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे हो गए। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड बच्चों, आज का वीडियो आप सबके लिए अगेन बहुत बहुत स्पेशल है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी बच्चे परेशान इस समय रह रहे होते हैं। सर, इतना कुछ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कैसे याद होगा, और इतने सारे मैकेनिज्म्स हैं, कौन से हमें याद रखने चाहिए, कौन से हमें याद नहीं रखने चाहिए। तो वही ये कंफ्यूजन आपकी खत्म करते हैं और पूरे सिलेबस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, वो जो आपके दिमाग में होने चाहिए, जिनके कॉन्सेप्ट ध्यान में होने चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो टॉपिक टाइटल थंबनेल आपने देख ही लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो आपको छोड़ना है वो आपको कैसे पता लगेगा? उसका तरीका यही है कि मैं यहाँ पे आपको वो बताने वाला हूँ जो आपको करना है। ठीक है? जो आपको ज़रूर करना है। उसके अलावा मैकेनिज़्म्स की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रिक्स से डायरेक्टली सवालों को सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत-बहुत मज़ा आने वाला है। तो भई पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दें एंड आगे बढ़ने से पहले भगवान को याद करते हैं। राधे राधे, जय सिया राम। चलते हैं आगे। चलो बच्चों, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ये है कि देखिए, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर आप की पॉइंट्स को नोट भी कर लेना जो मैं बताने वाला हूं आज। तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मैकेनिस्टिकली जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो फोटो हेलोजिनेशन से आ सकते हैं। अब फोटो हेलोजिनेशन में किस तरह के, मैं थोड़ा सा आप डीपर बातें भी आपको बता देता हूं कि फोटो हेलोजिनेशन की अगर हम बात करें, तो फोटो हेलोजिनेशन में कई तरह के स्टेप होते हैं, जैसे कि चेन इनिशिएशन होता है, चेन प्रोपेगेशन होता है, चेन टर्मिनेशन होता है। तो अपने को पता होना चाहिए कि इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, चेन प्रोपेगेशन है, इनिशिएशन है या टर्मिनेशन है। उसके अलावा यहां पे रेडिकल इनिशिएटर्स का क्या रोल होता है, किस किस तरह के रेडिकल इनिशिएटर्स हो सकते हैं, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है या H2O2 हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये आपको सोचना है। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसके बेसिस पे ही रेट ऑफ रिएक्शन की बात आ जाती है कि अगर यहाँ पे F2 यूज करें या हम Cl2 यूज करें या Br2 यूज करें या हम I2 यूज करें, इन सब केसेस में रेट पे कैसे असर पड़ेगा, राइट। तो इसके मैकेनिस्टिकली यूज आ जाता है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरह का आ जाता है जिसमें आपको मैकेनिज्म दिया जाता है और उस मैकेनिज्म के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस तरह का? रेट ऑफ रिएक्शन का पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा इनिशिएशन स्टेप है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा प्रोपेगेशन स्टेप है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा टर्मिनेशन है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट फोटो हेलोजिनेशन का जो मैकेनिज्म है ये आपको ठीक से करना है और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का। ये हमारे एडिटर भाई साहब ने कोल्बेज रिएक्शन को लिख दिया यहाँ पे, लेकिन आप सभी जानते हैं कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में आप सभी जानते हैं कि हमारे पास सोडियम या पोटेशियम का एक सॉल्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। सोडियम एंड पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का जब सॉल्ट लेते हैं और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो यहाँ पे डाइमराइजेशन रिएक्शन होती है, यानी यहाँ पे आर रेडिकल बनता है और इसके दो यूनिट आपस में कंबाइन करके आर आर बनाता है। प्लस यहाँ पे CO2 गैस इवॉल्व होती है, राइट। प्लस यहाँ पे H2 गैस भी इवॉल्व होती है। अब पॉइंट ये आता है, इसके अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है। एक तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है, वो जो रिएक्शन होती है वो एनोड और कैथोड पे होती है। अब एक जगह ऑक्सीडेशन होता है तो एक जगह रिडक्शन होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, और गैस जो रिलीज होती है वो कहाँ कहाँ पे रिलीज हो रही है, कहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है, एनोड पे या कैथोड पे। ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आ सकता है। इसका मैकेनिज्म बहुत ही छोटा सा है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म इसका नहीं है, ठीक है ना। आप सभी को शायद याद ही होगा, कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो COO रेडिकल में कन्वर्ट होता है, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो मैकेनिज्म आता है हाइड्रोकार्बन में, एल्कीन्स में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मार्कोनिकॉव एडिशन। देखिए, मार्कोनिकॉव एडिशन में आप सभी जानते हैं कि भाई हमारा फंडा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एल्कीन है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एल्कीन दिया हुआ है और एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है, उसके सामने एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये जो मार्कोनिकॉफ एडिशन का टाइप है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ पे इसके आरडीएस में, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। तो यहाँ पे हो सकता है मार्कोनिकॉफ एडिशन में HBr का एडिशन हो जाए, या हम एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि H+H2O हो सकता है। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन में लेकिन मेनली HBr लिया जाता है और साथ में सॉल्वेंट लिया जाता है CCl4। अब यहाँ पे मैकेनिज्म देखिए, हर एक का मैकेनिज्म हम नहीं जानने वाले, लेकिन
हम इतना जानने वाले हैं कि हर मैकेनिज्म के अंदर किस तरह से आपको उसको अप्रोच करना है। थोड़ी बातें हम ज़रूर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्राइमरीली न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रॉन देता है H+ को, तो यहाँ पे बनता है कार्बोकेटायन और जब कार्बोकेटायन बनता है, ये इसका आरडीएस यानी ये इसका स्लोवेस्ट स्टेप होता है बेटा। क्या होता है इसका ये? स्लोवेस्ट स्टेप होता है। तो रेट इसी कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा, रेट उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब इसके बाद जो हमारे पास Br- अवेलेबल है, वो यहाँ अटैक करेगा, हमारा काम बन जाएगा। इसी में इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्लैरिटी हमें होना चाहिए। अगर यहाँ सेंटर कायरल क्रिएट होता है, तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बन जाएंगे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो आपको मार्कोनिक एडिशन में फंडामेंटली ये जो स्टेप है जिसके अंदर कार्बोकेटायन बनता है, ये क्लियर होना चाहिए। तो जो भी मैकेनिज्म्स हैं उनके अंदर स्लोवेस्ट स्टेप पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन का रेट से क्वेश्चन जो आता है, जो भी मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं उसमें आरडीएस का रोल सबसे अधिक होता है। तो मार्कोनिक एडिशन में आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है और कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है तो रेट उसी पे डिपेंड करता है। इसमें एक और बात क्लियर रखनी है कि कार्बोकेटायन जो होता है वो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, यानी यहाँ पे 1 to हाइड्राइड 1 to मिथाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन वाली चीजें पॉसिबल है। तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन बिल्कुल टिप्स पे रखिए, डीप में रखिए। अब इसके बाद पेरोक्साइड इफेक्ट। अभी पेरोक्साइड इफेक्ट में नॉर्मली जो सवाल आते हैं वैसे तो वो डायरेक्ट ट्रिक से आ जाते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन इसको बोला जाता है, तो ये तो हमें पता होना चाहिए, ट्रिक से डायरेक्टली आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये हमें आना बहुत बहुत जरूरी है। व्हाई एक्चुअली इट हैपेंस, राइट? तो जब इसका मैकेनिज्म होगा, जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने जब ये दिया होता है और एल्कीन के साथ HBr के साथ दिया होता है पेरोक्साइड, पेरोक्साइड यहाँ पे मेंशन भी किया जा सकता है और यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। क्या होता है? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। तो क्यों होता है? तो वहां पे अब जो इसका डिटेल मैकेनिज्म है उसको बताने में अगेन बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म में एक स्टेप होता है। उस स्टेप के अंदर यहाँ पे जब कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड बनता है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे फ्री रेडिकल बनता है और वो फ्री रेडिकल जो होता है वो 2 डिग्री का फ्री रेडिकल होता है, राइट? तो एक तो रेडिकल का स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ हुआ। अगला रीजन भाई यहाँ पे HBr में ही होता है, आपको सभी को शायद याद हो ये HBr में ही इफेक्ट अप्लाई होता है, HCl HI में नहीं होता है। वो भी इसके चेन प्रोपेगेशन स्टेप्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी जैसे कि हमने फोटो हेलुसिनेशन में देखा था, 3 तरह के स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। यहाँ पे भी वैसा ही होता है। तो यानी अगर वो आपको ठीक से आ गया, फोटो हेलुसिनेशन आपको ठीक से आ गया कॉन्सेप्ट, तो ये मैकेनिज्म करना भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले इनिशिएशन होता है, फिर प्रोपेगेशन होता है और फिर टर्मिनेशन चलता रहता है, राइट? तो पेरोक्साइड इफेक्ट यू मस्ट नो। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। ये सारे जो मैकेनिज्म जो हम बात कर रहे हैं प्राइमरीली हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के बेसिस पे और जेईई मेन के ऑफिशियल सिलेबस के बेसिस पे, जिससे क्वेश्चन का यूज आ सकता है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर प्राइमरीली बात करें तो ये होता है ईएएस। ईएएस का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है आपको? यस एवरीवन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। भाई जिस जिस बच्चे को मजा आ रहा है, फुल जोश में फ्लो बना हुआ है, अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो भाई फुल जोश में लाइक करें, खुद के लिए भी, क्योंकि अभी तक आप अटेंटिवली इस वीडियो की हेल्प से आगे बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इसका जनरल मैकेनिज्म अपने को आना चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में नॉर्मली बेंजीन या उसका डेरिवेटिव होता है और बेंजीन के साथ रिएक्शन होता है EY का, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और साथ में एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसी होता है। अब आप सभी याद करें इसके मैकेनिज्म में, सबसे पहले ये जो बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। अटैक करने के बाद हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, एक तरह का कार्बोकेटायन बनता है। यानी आरडीएस का ध्यान रखना सबसे जरूरी होता है। जैसे कि मैंने बताया किसी भी रिएक्शन का आरडीएस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो ये इसका आरडीएस है, राइट? अब जब ये इसका आरडीएस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ये प्लस आने के बाद ये स्टेबलाइज होता है। तो रेट किस चीज पे डिपेंड करेगा? रेट डिपेंड करेगा इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे। और कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कौन से ग्रुप्स कराएंगे? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो होते हैं ये सारे के सारे एक्टिवेटिंग, इसलिए उनको एक्टिवेटिंग बोलते हैं, क्योंकि रिएक्शन के रेट को वो इंक्रीज करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके नुकसान करेगा, भिखारी को और भी बड़ा भिखारी बना देगा। बात समझ में आ रही है?
तो ओवरऑल फंडा समझ में आ रहा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्टिवेटिंग क्या है, डीएक्टिवेटिंग क्या है, क्यों है। और इसमें खासतौर पे एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग पता करने के बाद आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि भाई हेलोजेंस के स्पेशल केस में क्या होता है, राइट। जैसे आपको पता है एक्टिवेटिंग जो होते हैं वो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और डीएक्टिवेटिंग नॉर्मली जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, एक्सेप्ट द केस ऑफ हेलोजेंस। तो हेलोजेंस में ऐसा क्या हो जाता है, वो स्पेशल रीजन यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। तो जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो को रेफरेंस ले लेके आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, और उस रिवीजन के साथ साथ आपके जो की कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अब जैसे इसके अंदर पर्टिकुलरली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्काइलेशन जब किया जाता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन असाइलेशन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहां पे जब हेलोजन निकलता है तो यहां पे असाइलियम आयन बनता है, और जो ये असाइलियम आयन है बेटा, वो क्या होता है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंडे अपने को क्लियर होने बहुत बहुत जरूरी है, की कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे मैकेनिज्म भी शो किया हुआ है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में सिन और एंटी एडिशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ प्रोडक्ट कैसे बनता है उसका ट्रिक अगर हमें आता है, यानी ये पता होना चाहिए कि सिन एडिशन क्या है, एंटी एडिशन क्या है, इतना बहुत है। और इसका ट्रिक हमें आना चाहिए। इसका ट्रिक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, हमारे चैनल पे मिल जाएगा, एटीपी स्टार चैनल पे मिल जाएगा। सिन एडिशन एंटी एडिशन का ट्रिक मिल जाएगा, उसको आप डायरेक्टली फॉलो करें, आपका काम बन जाएगा। इसमें आपको डीप में मैकेनिस्टिकली जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सिन एडिशन में हमारे पास रिएक्शन होती है हाइड्रोक्सिलेशन और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, है ना। इसका एक ट्रिक मैंने बनाया भी हुआ था, जो डिटेल में आप देख लेना। HSBA, यहाँ पे BA जो है ये है ब्रोमिनेशन मतलब एंटी एडिशन, और HS का मतलब है हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोक्सिलेशन जिसमें होता है सिन एडिशन। राइट एवरीवन। उसके अलावा बच्चों ये जो क्विक +4 मार्क्स की सीरीज है, ये प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट को आप प्रॉपर्ली फॉलो करना सभी के सभी। काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस इसमें आपको मिल जाने वाले हैं, बहुत सारे इसमें खास क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो उससे आपको जेईई मेन में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो अब यहाँ पे आपको आइडिया लग गया कि सिन एंटी एडिशन में सिंपली आप ट्रिक्स का यूज करें, और ट्रिक्स की हेल्प से इन सवाल को कर सकते हैं। इनके डीप मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है। और पता है सिन एंटी एडिशन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इतना तो हमें करना बनता है। अब बात करते हैं हेलोजन डेरिवेटिव। अगर हमारे सामने है तो हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर हमें कौन कौन से की मैकेनिज्म्स टिप्स पे होने चाहिए, जैसे कि SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन जब होता है तो इसमें पहले स्टेप में आप सभी को याद होगा लिविंग ग्रुप निकल के कार्बोकेटायन बनता है, और ये होता है इसका स्लोएस्ट स्टेप, यानी ये होता है इसका RDS। तो रेट किस बात पर निर्भर करता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, है ना। सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई होता है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार रेट से रिलेटेड आते हैं। कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, कंपेयर द रेट ऑफ SN1, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विद एक्वस AgNO3। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि SN1 में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से रेट पे काफी कुछ निर्भर किस तरीके से होता है। ठीक है, तो SN1 को आप जो इसके की कॉन्सेप्ट से ढंग से करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। SN2 की अगर मैं बात करूं तो SN2 में खास तौर पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे बनते हैं, यानी जो बैक अटैक होता है और जिसके बेसिस पे यहाँ पे स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। जैसे कि SN1 में रेसमाइजेशन होता है, यानी इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, और दोनों ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में बनते हैं। कभी कभी मतलब इन मेनी केसेस यहाँ वहाँ पे इन्वर्जन डोमिनेट करता है, बट ओवरऑल रेसमाइजेशन होता है। तो यहाँ पे SN2 में इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है, और रेट ऑफ SN2 से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे SN1 कब होता है, SN2 कब होता है, SN1 वर्सेस SN2 आपको ध्यान रखना है। इसमें अगेन ट्रिक जो है, SN1 SN2 कब होगा, E1 कब होगा, E2 कब होगा, इसके क्वेश्चन जो है, इसका ट्रिक जो है ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट है, सब देख सकते हो। जिसका भी ऑर्गेनिक कमजोर है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको सही करना है, इस समय आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। आप सिंपली यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट देखिए। क्विक +4 के अलावा भी प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको कोई भी छोटा कॉन्सेप्ट है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, कुछ भी देखना है, कोई भी रिएक्शन देखनी है, 15 मिनट में पढ़ना है, 10 मिनट में पढ़ना है, LAH का देखना है, कुछ भी देखना है, खट से उसमें आ जाएगा। ठीक है, अराउंड 295 वीडियोस है उसके अंदर। अब उसके बाद E2 रिएक्शन। भाई E2 रिएक्शन सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म भी आना चाहिए। और E2 रिएक्शन में दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है सेटजेफ और एक बनता है हॉफमैन।
कब हॉफमैन बनता है, हॉफमैन क्यों बनता है, सिडजेफ कब बनता है, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं सिडजेफ वाले केस में। तो ये और E2 रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगेन मैं आपको बताता हूं इसमें इंटरेस्टिंग बात कि E2 रिएक्शन का स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होता है, एंटी एलिमिनेशन, उसका बस ट्रिक आना चाहिए, उसका डिटेल मैकेनिज्म की नीड नहीं है। तो एंटी एलिमिनेशन का बस ट्रिक जान लेना और डिटेल में डेप्थ में जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो E2 से खूब क्वेश्चन आते हैं, जम के क्वेश्चन आते हैं। यानी ये जो पार्ट है ना SN1 SN2 E1 E2, इससे मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है, बाकी कभी कभी रेयर केस में 2 भी आ जाते हैं, पर एक तो फिक्स हो जाता है। सिमिलरली E1 से भी कभी कभी सवाल आ जाता है, E1 से कभी कभी आ जाता है। हाँ, E1 CB से नहीं आता है, E1 CB से क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं, बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है, तो आपको ये आना चाहिए। सिमिलरली SNAR का मैकेनिज्म अपने को आना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और इसके RDS में खास बात क्या होती है, कार्बोकेटायन की बजाय कार्बेनायन बनता है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, राइट। तो SNAR का रेट किस पे डिपेंड करता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ऑब्वियसली आ सकते हैं। अब यहां पे इससे आगे हम चलते हैं, अब अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करते हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पे हम आ गए। अल्कोहल फिनॉल ईथर, अच्छा, ये जो मैं सारी बातें बता रहा हूं इसके साथ आप एनसीईआरटी को लाइन अप करोगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत फील आएगी। तो आप अभी भी एनसीईआरटी को साथ में रख सकते हैं और एनसीईआरटी को साथ साथ देख सकते हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ टिक करेंगे तो आपको बहुत मतलब मजा आएगा और बढ़िया रहेगा। यहाँ पे अब जो मैकेनिज्म्स हैं, कैटेगरी वाली तो कर चुके हो, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो होता है, ये वैसे कौन सा मैकेनिज्म होता है, ये E1 मैकेनिज्म ही होता है। लेकिन स्टिल मैंने अलग से मेंशन भी कर दिया, ये पर्टिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में रीअरेंजमेंट भी होता है, कार्बोकेटायन भी बनता है, एंड इट इज वेरी सिमिलर टू SN1 जैसा होता है, राइट। तो यहाँ पे ये डिहाइड्रेशन का रेट, कंपैरिजंस का क्वेश्चन, इसमें फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा एल्कीन रीअरेंजमेंट, इससे क्वेश्चन आने के चांस ऑब्वियसली हमेशा रहते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अलावा ईथर का 2-3 रिएक्शंस जो हैं, ये SN1 और SN2 होता है, जैसे कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस बड़ा पॉपुलर है और ये SN2 का ही एक हिस्सा है, SN2 का ही हिस्सा है। इसमें एल्कोक्साइड आयन एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं और इसमें ईल्ड अच्छी कब आएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, उस कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो यहाँ पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस ऐसा कोई नया मैकेनिज्म नहीं है, SN2 है, बट आपको आना चाहिए। तो आप देख रहे हो अभी तक नए मैकेनिज्म्स बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग अभी तक देखा जाए तो 7-8-9 कैटेगरी के मेनली मैकेनिज्म्स आए हैं, जैसे फ्री रेडिकल हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, SN1 SN2 E1 E2, एंड इवन यू कैन रिलेट SN1 को E1 से, SN2 को E2 से रिलेट कर सकते हो, राइट। और इस वीडियो का पर्पस भी यही है कि ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करे, ठीक है। अब ईथर का हाइड्रोलिसिस, अगेन हमारे एडिटर ने कमाल किया है, यहाँ पे एस्टर का हाइड्रोलिसिस दिखा दिया, पर कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं उसको, इंसान ही है ना। यहाँ पे ईथर हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें SN1 मेनली डोमिनेट करता है, SN1 मेनली डोमिनेट करता है, और रेट जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे ईथर्स का रिएक्शन जब HI के साथ होता है या ईथर्स का हाइड्रोलिसिस होता है, खास तौर पे ईथर्स का जब HI के साथ रिएक्शन होता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खास तौर पे ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर मतलब इसका जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने के चांस काफी ज्यादा होते हैं बच्चों, काफी ज्यादा होते हैं। तो आप ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, प्रॉपरली कर लेना। अब इसके बाद बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन। फिनॉल्स में कुछ अलग से मैकेनिज्म्स की बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है। फिनॉल्स में पर्टिकुलरली आप ब्रोमीन वाटर वाला मैकेनिज्म जो होता है उसको आप एक बार देख सकते हो कि फिनॉल में जब ब्रोमीन वाटर आता है तो क्या होता है, या फिनॉल में जब SO3H भी लगा होता है तब ब्रोमीन वाटर लेते हैं तो एक्सेस में तो क्या होता है। तो फिनॉल्स में वो अपने को वो मैकेनिज्म कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। देखिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में प्राइमरीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और दूसरा होता है SNAE मैकेनिज्म। यानी एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म आना चाहिए, और दूसरा होता है SNAE जो एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर होता है, राइट, जिसमें पहले एडिशन होता है फिर एलिमिनेशन होता है। तो एसिड डेरिवेटिव्स के लिए SNAE और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, ये मैकेनिज्म्स ऑलरेडी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऑलरेडी ये मैकेनिज्म जो है ये इंक्लूड हो जाते हैं। तो और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज भी बहुत कॉमन है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक्स को क्लब करता है, लेकिन खास तौर पे ग्रिग्नार्ड का यूज होता है हमारा एल्डिहाइड कीटोन में और एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करने में।
तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड कैसे फॉर्म होता है उसका ट्रिक आना चाहिए। ग्रिग्नार्ड कैसे रिएक्शन करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो प्राइमरीली क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो एक न्यूक्लियोफाइल है। इट्स अ वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे सकता है या ये SN-AE मैकेनिज्म कर सकता है। तो ये मैकेनिज्म्स के रेट से काफी कॉमन क्वेश्चन आते हैं बच्चों, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से। तो आप एक बात समझिए, अगर HCN का एडिशन हो रहा है यानी साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हो रहा है, बाइसल्फाइड एडिशन हो रहा है, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है या ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन है, इन सभी में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पे रेट किस चीज पे डिपेंड करता है वो अपने को क्लियर होना चाहिए। मैकेनिज्म इसका कोई खास है नहीं, बहुत ही आसान सा मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टिप्स पे होना बहुत बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म तो इसका बहुत बहुत आसान है। हाँ, ये जो है एसिटल फॉर्मेशन, इसका आप मैकेनिज्म अगर आपको नहीं भी पता तो डायरेक्ट ट्रिक से कर लीजिए। एसिटल फॉर्मेशन या जो ये पर्टिकुलर प्रोटेक्शन होता है, ये आप सभी को अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है, जिसमें ग्लाइकोल के साथ एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन किया जाता है और रिएक्शन करके यहाँ पे सीधा ट्रिक का यूज किया जा सकता है। इसमें मैकेनिज्म की नीड नहीं है, आप सीधा ट्रिक यूज करिए, यहां से H2O निकाल के आप इस तरीके से साइक्लिक ईथर बना सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं साइक्लिक एसिटल है बेसिकली ये। तो ये अपने को आना चाहिए। तो आपने देखा एक कैटेगरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की है और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है, वो है SN-AE मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जिसमें पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन होता है। इसके अलावा कुछ नेम्ड रिएक्शन है जिनका मैकेनिज्म आना चाहिए, जैसे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर कितने मोल हेलोजन के यूज होते हैं, कितने मोल बेस के यूज होते हैं, ये पता होना चाहिए। प्लस मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या स्टेप होता है, पहले इसके अल्फा हाइड्रोजन निकलते हैं, हाइड्रोजन निकल निकल के उनकी जगह पे हेलोजन आता है। तो ये सब फंडा हेलो फॉर्म में अपने को क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर यहीं पे हम अल्कोहल लेते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ मोल कंज्यूम कितने बढ़ जाते हैं। अगला मैकेनिज्म जो टिप्स पे होना चाहिए वो है एल्डोल का। एल्डोल मल्टीपल प्रकार की होती है, क्रॉस भी होती है, सेल्फ भी होती है, लेकिन ओवरऑल मैकेनिस्टिकली सिमिलर होती है। तो एल्डोल में दो एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा एच प्रेजेंट है वो बेस की प्रेजेंस में आपस में कंबाइन करती है। तो एल्डोल का मैकेनिज्म हमें आना जरूरी है, अगर ये आएगा तो हम क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। और अगेन एल्डोल केनिजारो आप सभी जानते हैं यार, ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली केनिजारो जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म भी आप कर लीजिएगा। केनिजारो का आरडीएस बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, इसका आरडीएस के अंदर हाइड्राइड का माइग्रेशन होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार इस बारे में आ जाते हैं कि केनिजारो का जो आरडीएस है वो क्या है। केनिजारो वाले केस में और एल्डोल में फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि केनिजारो में अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। तो केनिजारो में अल्फा एच नहीं होता है, तो ये डिफरेंस आता है और इट्स अ टाइप ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। पूछ लेता है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या है ये, राइट। तो इस तरह की क्वेश्चंस जो है केनिजारो के मैकेनिज्म से कई बार बन जाते हैं। इसके डीपर क्वेश्चन जो है वो जे एडवांस में ज्यादा आते हैं। उसके अलावा एस्टेरिफिकेशन जो है इसका मैकेनिज्म आसान है काफी, है ना, डायरेक्टली ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आप इसका मैकेनिज्म मतलब पढ़ सकते हो, इसका मैकेनिज्म डिफिकल्ट भी नहीं है, आप डायरेक्टली ट्रिक लगा के भी सवाल कर सकते हो। तो एस्टेरिफिकेशन में खास तौर पे हमें जो असाइलेशन है वो आना चाहिए। एक असाइलेशन आप सभी को पता होगा जिसमें अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की या एसिड क्लोराइड की, तो ये भी एक तरह का एस्टेरिफिकेशन ही होता है जिसमें ये जो असाइल ग्रुप है ये जुड़ जाता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो C2H2O से इंक्रीज होता है और मॉलिक्यूलर वेट जो है, मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है 42 यूनिट से। तो ये असाइलेशन हमें खास तौर पे आना चाहिए। बाकी अगेन मैकेनिज्म का इतना कोई खास क्वेश्चन इसमें बनता नहीं है। अगर हम बात करें लास्ट चैप्टर रिलेटेड टू मैकेनिज्म्स जिसके अंदर हमारे पास है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में देखें तो देखिए एरोमेटिक रिएक्शंस में मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरल मैकेनिज्म दो ही बताया आपको, SN-AR बताया और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बताया। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन आना चाहिए भाई। कितने मोल्स हेलोजन के यूज होंगे, कितने मोल्स बेस के यूज होंगे, किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होगी, हर स्टेप कैसे होगा, यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, आइसोसाइनेट बनता है या कुछ और बनता है, तो इसका मैकेनिज्म आप कर लीजिएगा। इंटरमीडिएट पूछ लेता है आपसे कई बार डायरेक्टली, और रेट ऑफ रिएक्शन से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस रिएक्शन, एक रिएक्शन यहाँ पे, दो रिएक्शन मिस हो गई, एक रिएक्शन यहाँ पे है
कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जो एक कार्बीन से रिलेटेड रिएक्शन है, कौन सी, कार्बाइल अमाइन, उसका मैकेनिज्म कर लीजिएगा कार्बाइल अमाइन। एंड अगला है हमारा ये रेमर टीमन रिएक्शन। रेमर टीमन रिएक्शन का भी मैकेनिज्म देख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों मैकेनिज्म अच्छे से आना चाहिए। प्लस गैब्रियल थैलेमाइड, भाई गैब्रियल थैलेमाइड में आप सभी को शायद याद होगा 1 डिग्री अमाइन बनता है। अब 1 डिग्री अमाइन ही क्यों बनता है, कैसे रिएक्शन होता है, कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन इसका मैकेनिज्म भी आप कर लीजिएगा। अब भाई मैं ओवरऑल सम अप कर देता हूं आप सभी को, ताकि आपको ओवरऑल एक पिक्चर बन जाए दिमाग में, है ना। ओवरऑल पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। भाई पिक्चर ओवरऑल क्लियर कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कॉन्फिडेंस आया है तो भाई फुल जोश में लाइक कर दो, और कमेंट करके भी बताओ यार कैसा लगा आपको, कितना हेल्पफुल आपके लिए रहा, ठीक है। फोटो हेलुसिनेशन, इसी को लिंक किससे करोगे, पेरोक्साइड इफेक्ट से करोगे। इसके बाद कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत आसान मैकेनिज्म है, बहुत ही आसान मैकेनिज्म है इसका। वुड्स रिएक्शन का भी बहुत आसान होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। मार्कोनिकोव एडिशन, कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, एंटी मार्कोनिकोव के अंदर हमको ये पता करना है कि एचबीआर में ही ऐसा क्यों होता है और इसका प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, उसका ट्रिक आना चाहिए। बेंजीन रिलेटेड रिएक्शंस के अंदर हमें खास तौर पे 2 कैटेगरीज में आना चाहिए रिएक्शन। एक तो हमें एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, रेट किस पे डिपेंड करता है, जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट के अंदर जो वेरिएशन है वो आना चाहिए, नाइट्रेशन कैसे करते हैं, राइट। और इसी का जो एरोमेटिक, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है वो भी हमें आना चाहिए। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, रेट किस पे डिपेंड करेगा, एक्टिवेटिंग कौन सा है, डीएक्टिवेटिंग कौन सा है। यहाँ पे सिन और एंटी एडिशन में आपको सिंपली शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान रखने हैं, जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। हाइड्रोकार्बन में करने के बाद आपका बात आ जाती है SN1 SN2, इनका कंपैरिजन, SN1 SN2 E1 E2, ठीक है। SN1 SN2 E1 E2, है ना, SNAR मैकेनिज्म्स, राइट। अब इसके बाद आपने सारा देख ही लिया कि भाई SN1 SN2 E1 E2 हो गया, इनका कंपैरिजन हो गया, कब कौन सा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अंदर जो ईथर की कुछ रिएक्शंस हैं वो SN1 SN2 है, और जो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन है वो हमारा E1 है, राइट। फिनॉल के अंदर ऐसी कोई खास रिएक्शंस मैंने आपको बता दिया। फिनॉल्स के अंदर एक तो रेमर-टीमन रिएक्शन है जो अपने को देख लेनी है। फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और SNAE मैकेनिज्म आ जाता है, और उसके रेट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। प्लस कुछ नेम्ड रिएक्शन भी है, जैसे कि एल्डोल केनिजारो हेलोफॉर्म रिएक्शन। फिर अगर नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, राइट, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो ओवरऑल पिक्चर आपको क्लियर होगी कि भाई कुल मिला के ये जो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में अगर थोड़ा जाना है जिनके अंदर, खास तौर पे वो इनमें जाना है। बाकी सब जो रिएजेंट्स हमारे सामने होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, LH क्या करता है, NaBH4 क्या करता है, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा, OMDM में क्या बनेगा, ओजोनोलाइसिस के अंदर क्या बनेगा, हॉट केमिनोफोर क्या करता है। तो बात समझ में आ रही है। इन सब में हमें डायरेक्ट आना चाहिए प्रोडक्ट, जैसे कि क्रोमाइल क्लोराइड क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम PCC यूज करते हैं तो क्या होगा। तो आप बात समझ रहे हो कि इन सब में हमें डायरेक्ट क्या बनता है, किससे क्या बनता है, ये आना चाहिए। हमें डिटेल में, डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। इन सब में आपको थोड़ा सा डीप में अगर आप डाइव करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके अलावा आउट ऑफ सिलेबस से स्ट्रिक्टली बचे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं कई बार जोश जोश में, जैसे कि इस वीडियो का टाइटल था स्किप दीज मैकेनिज्म्स, पर हमने आज जो करना है वो बता दिया, तो आपको क्या स्किप करना है ये ऑटोमेटिकली पता लग गया। तो ध्यान रखिए, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जैसे कि जो आउट ऑफ सिलेबस होती है वो आपको करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि नोवेंजल रिएक्शन, रिफोमैट्स की रिएक्शन, माइकल एडिशन, डील सेल्डर्स रिएक्शंस, और भी ऐसी बहुत सारी न्यूमरस रिएक्शन है जो कई बार बहुत सारे टीचर्स करा देते हैं, ना जाने क्यों कराते हैं, जब वो आती नहीं है तो पता नहीं क्यों कराते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है, इन बातों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो बच्चों, होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।